हेलो गाइस, मैं बीएससी थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं भोपाल से। और अभी हमें जस्ट कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन के कारण सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जनरल प्रमोशन मिला है। और अभी मेरी तरह जो थर्ड ईयर में प्रमोट हुए हैं उनको पहले तो बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले जो मैंने एक नोटिस की एक चीज़ थर्ड ईयर के सिलेबस को देखकर और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि हम थर्ड ईयर के बाद देंगे एमएससी के लिए, जैसे कि आईआईटी जैम हो गया, टिफ़र हो गया, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स हो गए। एम्स में एक एम बायोटेक्नोलॉजी करके होता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो उसमें जो 90% सिलेबस है वो थर्ड ईयर से ही आता है और फर्स्ट और सेकेंड ईयर मिला के सिर्फ 20% आता है। ऐसे में थर्ड ईयर के सिलेबस पे ज़्यादा मेहनत भी लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर धीरे धीरे हो जाए। अब देखिए, मैंने जैसे कि आप जानते हो 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर में 5-5 यूनिट होते हैं। मैंने एक यूनिट उठाई है 4th यूनिट, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा जाना पहचाना लगा। ऐसा लगा जैसे कि बस उस यूनिट को मैंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मैंने उस टॉपिक के से मैं थोड़ी वाकिफ़ हूँ, ठीक है। अब उस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और उन टॉपिक्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो यूनिट उठाई है वो है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कि फर्मेंटेशन सबसे पहला टॉपिक। फर्मेंटेशन क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले इसको किसने बनाया और सबसे पहले इसमें कौन सा केमिकल प्रोड्यूस हो, कौन सा प्रोडक्ट बना, ये सब हम देखेंगे इसमें। फिर बायोरिएक्टर। एक्चुअली फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है जो कि माइक्रोब्स एक्टिविटी के हेल्प से होती है और ये प्रोसेस जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से कराई जाती है उसको अपन बोलते हैं फर्मेंटर या बायोरिएक्टर। अब ये बहुत तरह की भी होती है, इसके टाइप्स भी देखेंगे। फिर होता है टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो भी बहुत तरह की होती है, जैसे कि बैच फर्मेंटेशन, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, सॉलिड फर्मेंटेशन, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन, फेड बैच फर्मेंटेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिक डिज़ाइन ऑफ फर्मेंटर एंड फैक्टर अफेक्टिंग फर्मेंटर डिज़ाइन। फर्मेंटर में बहुत सारे क्योंकि ये सबसे पहले तो जो फर्मेंटर की प्रोसेस है वो बहुत पूरी डिपेंडेंट रहती है माइक्रोबियल एक्टिविटी पे, उनके ग्रोथ पे, उनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स पे। तो ना हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करें बैक्टीरिया को ताकि उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रोथ हो सके, तभी हमारा प्रोडक्ट उस क्वांटिटी में मिलेगा जिस क्वांटिटी में हम चाहते हैं। तो इस हिसाब से हमें पीएच कंट्रोल सिस्टम चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम चाहिए, एयर इनलेट आउटलेट होना चाहिए, एजिटेटिंग सिस्टम होना चाहिए, मोटर होना चाहिए, है ना। और फिर जैसे कि पीएच का क्या इफ़ेक्ट हुआ, एजिटेटिंग सिस्टम, एयर अगर सर्कुलेट कर रहा है, अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो क्या डिसएडवांटेज है, अगर हो रहा है तो उसका क्या एडवांटेज है, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, है ना। ये सब हम देखेंगे इसमें। फिर है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्क्रीनिंग। इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि हम सोर्स मतलब जैसे कि सॉइल में, वाटर में, एयर में, हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम सॉइल का ले लेंगे और हमें सॉइल में बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन हमें अपना जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा जिस बैक्टीरिया का हमें यूज़ है और जिस बैक्टीरिया को हमें जिस बैक्टीरिया जो हमें चाहिए अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उतने सारे बैक्टीरिया में से हम कैसे उस यूज़फुल बैक्टीरिया को निकालेंगे। या एक तो अलग अलग स्पेसिस के भी होंगे और अगर सेम स्पेसिस के भी होंगे तो उन सेम स्पेसिस में से जो सबसे सुपीरियर होगा, जिसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसकी ग्रोथ कंडीशन सबसे अच्छी होगी, हम उसको चुनेंगे। हम सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट कैसे चुनेंगे और अपने लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड बैक्टीरिया है, उसको कैसे चुनेंगे, ये सब हम देखते हैं स्क्रीनिंग में, ठीक है। फिर आता है स्टेन इम्प्रूवमेंट। अगर कोई बैक्टीरिया है वो उतना इम्प्रूव्ड नहीं है तो हम उसको ऐसा प्रोसीजर से पास करवाते हैं, ऐसा प्रोसीजर करते हैं ताकि उसकी इम्प्रूवमेंट हो।
क्योंकि अगर हमारा स्टेन ही वीक है, स्टेन एक को हम यहाँ पे ले सकते हैं कि वो बंच ऑफ बैक्टीरिया जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट पाने के लिए। तो अगर हमारा स्टेन जो कि हमारा बंच ऑफ बैक्टीरिया अगर वही वीक है, उतना एक्टिव नहीं है, अपनी एक्टिविटी नहीं शो कर रहा, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, है ना। तो ये हम स्टेन इम्प्रूवमेंट में हम ये सब करते हैं। फिर आता है इनोकुलम डेवलपमेंट। आप सब दही खाते होंगे, वो क्या है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो ये फर्मेंटेशन की एक तरह से प्रोसेस होती है दूध में, उससे आपका दही बनता है, डिवाइड करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है, एंजाइम्स छोड़ता है लैक्टोबैसिलस और करते करते वो एक इनोकुलम तैयार करता है। और जब हम उस इनोकुलम मतलब कि दही को, जैसे हम जिसको जूरन बोलते हैं ना, वही होता है इनोकुलम। वो जूरन क्या होता है एक्चुअली, उसमें बैक्टीरियाज रहते हैं। उस बैक्टीरियाज को जब हम डाल देते हैं तो दूध में, तो फिर वो डिवाइड करने लगते हैं और डिवाइड करते 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 ग्रो करते हैं, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं। और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के प्रोसीजर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट छोड़ते हैं जिसकी वजह से हमारा दही बनता है। ठीक है, इतना हार्ड हो जाता है दूध से, काफ़ी उसका टेक्सचर चेंज रहता है। तो हम कैसे बनाते हैं डबल जोरन, वैसा होना चाहिए। कभी कभी हम कुछ जोरन डालते हैं जिससे दही खट्टी हो जाती है, जिससे दही अच्छे से बनती ही नहीं है। तो हमें ऐसा इनोकुलम हम कैसे बनाएं जिससे उस जोरन से जो भी बाकी बने वो प्रोडक्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में बने, अच्छी क्वालिटी का बने। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इनोकुलम अच्छे बनाना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल स्टरलाइजेशन प्रोसेस। इसमें कि कोई भी चीज़ को करने से पहले हमें स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही हो रही है, अब आप बोलोगे इसमें तो हम बैक्टीरिया को ही यूज़ कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, लेकिन हर एक प्रोडक्ट के लिए एक एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होती है हर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना। जैसे दही के लिए लैक्टोबैसिलस, सिट्रिक एसिड के लिए अलग बैक्टीरिया आ रहे वो। तो अगर हमें बैक्टीरिया चाहिए लैक्टोबैसिलस और उसमें एग्रोबैक्टीरिया, फिर उसमें फंगस आ जाए कोई, है ना, तो वो हमारा प्रोडक्ट बनने के प्रोसीजर को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ऑब्स्टेकल बनेगा, हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हमारा जो मेन मोटिव है प्रोडक्ट बनना वही नहीं होगा, तो क्या यूज़ है फिर, है ना। तो हमें जो अपना रिक्वायर्ड बैक्टीरिया हम वो तो यूज़ करेंगे, पर हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस उसके लिए करते हैं जो कि अनवांटेड बैक्टीरिया जो हमें अपने प्रोसीजर के लिए नहीं चाहिए, जो हो सकते हैं कि उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है कि हमारा जो बैक्टीरिया जिससे हमें अपना प्रोडक्ट मिल रहा है वो ही ना बन पाए, ऑब्स्टेकल बने। तो हमें उसी बैक्टीरिया को तो हटाना होगा ना, तो इसलिए हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। फिर होता है आपको स्केल अप। स्केल अप में थोड़ा सा भूल रही हूँ, एक सेकंड में देख के बताती हूँ आप लोग को। फिर आता है प्रोडक्शन मेथड ऑफ अल्कोहल, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन, ग्लूकोनिक एसिड, बहुत सारे कि ये सब जो है फर्मेंटेशन के थ्रू बनते हैं एज यू ऑल नो। पर ये कैसे बनते हैं, इनको पहले हम हार्वेस्ट मतलब ऑब्टेन कैसे करते हैं, फिर उसको बहुत फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू कैसे कैसे करते हैं, फिर इसको कैसे प्योरीफाइड करते हैं, फिर मतलब किस तरह से बनता है, कौन सा बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, कितना टेम्परेचर, कितना पीएच पे रखते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग के पास बुक हो या फिर आप लोग को इस बुक की PDF मिले, ये बुक बहुत अच्छी है, यू सत्यनारायण, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली मेरे फूफा जी जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ही हैं, तो उनके पास काफ़ी बुक्स हैं, पर मैंने देखा मुझे सबसे अच्छी ये बुक लगी। आप लोग भी ले सकते हो ये बुक को, आप लोग के टीचर्स ने भी इसको रेफ़र ज़रूर किया होगा। एक सेकेंड, स्केल अप 268। हाँ, तो पहले कोई भी चीज़
करने से पहले हम उसको छोटे पैमाने पर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमें कोई इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाना है तो पहले हम उस लेबोरेटरी में उसको छोटे पैमाने पे करेंगे, है ना, कि क्या बन रहा है, और फिर हम उस चीज़ को बड़े अमाउंट में करेंगे, है ना। तो उसी लेबोरेटरी से हम अपने प्रोसेस को इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचाते हैं, इसी को कहते हैं स्केल। तो ये थी हमारी टॉपिक्स जो कि हम कल से शुरुआत करेंगे एक एक करके। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं करूँ तो आप लोग अगर लाइक करते हो मेरे पोस्ट को, मेरे वीडियो को शेयर करते हो तो मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा कि मुझे लोग लाइक कर रहे हैं, मेरे से लोग पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो कल से शुरुआत करते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।